अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी बेटियों के जहेज की खातिर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। ये एक इंतहाई दुखी कहानी है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इमरान हमारे ही गांव का रहने वाला था। सैलाब से तबाही में उसका घर बार, माँ बाप और उनका मालो असबाब सभी सैलाबी रेले की नज़र हो गया। खुदा की कुदरत के इमरान, जो उस वक्त 12 बरस का एक कमसिन लड़का था, किसी तरह इमदादी कारकुनों के हाथ आ गया। उन्होंने उसको कश्ती में डाल लिया और इमरान की जान बच गई। जान तो बच गई, लेकिन उसका अब इस दुनिया में कोई ना रहा था। उन दिनों मेरे शौहर इस इमदादी टीम के निगरां थे जो सैलाबी रेले के पानी में बहते हुए लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे थे। वो इमरान को घर ले आए और मुझसे कहा कि इस बच्चे के वालिदैन को सैलाब का पानी निगल गया है और ये हमारे ही गांव का बच्चा है। अब तुम ही इसकी देखभाल करोगी। ये आज से हमारी भी औलाद है। इस नेकी के बदले हमारी औलाद भी खैर आफियत से रहेगी। मैंने इमरान की मासूम सूरत पर निगाह डाली तो मेरा दिल मोम हो गया और उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। वो गांव के स्कूल में 6ठी जमात का तालिबे इल्म था। हमने उसको 7वीं में स्कूल दाखिल करवा दिया और जो मास्टर साहब मेरे बच्चों को ट्यूशन देने आते थे वही उसे भी पढ़ाई में मदद देने लगे। इस तरह उसने मैट्रिक पास कर लिया तो सईद ने उसको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया, जहां से उसने इलेक्ट्रिशियन का 2 साला कोर्स मुकम्मल करके डिप्लोमा हासिल कर लिया। मेरे शौहर को नज़दीकी शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिल गई। क्योंकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते थे, उनको कंपनी ने इस शोबे का इंचार्ज बना दिया जो मुल्क की लेबर्स को बैरून मुल्क भिजवाती थी। इमरान डिप्लोमा हासिल कर चुका था। हमें अपने बच्चों के साथ साथ उसके मुस्तकबिल की भी फिक्र थी। हमारे बच्चे तो अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इमरान मज़ीद पढ़ाई तो जारी नहीं रख सकता था। मेरी बच्चियां बड़ी हो गई थीं, इसलिए हमने उसे सर्वेंट क्वार्टर रहने के लिए दे दिया। इमरान एक शरीफ तबीयत और सीधा सादा नौजवान था। तभी मास्टर साहब, जो मेरे बच्चों और इमरान को भी ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे, एक रोज़ हमारे घर आए और सईद से कहा, साहब मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, पेंशन और ट्यूशन पर गुजारा है। मेरी एक ही बेटी है जो शादी की उम्र को पहुँच गई है। उसके फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। किसी अच्छे नेक लड़के की तलाश है। बताइए मास्टर साहब, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपने जो इमरान को पाला है, अच्छी तरबियत दी और डिप्लोमा कोर्स भी करा दिया है। चाहता हूँ कि आपके तवस्सुत से इसको दामाद बना लूँ तो बेटी अपने घर की हो जाएगी। सईद बोले, मास्टर साहब मैं इस सिलसिले में आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी इमरान बरसरे रोज़गार नहीं है और रहता भी हमारे सर्वेंट क्वार्टर में है। इस बात की आप फिक्र ना करें। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं उसे घर दामाद बना लूँगा अगर वो राज़ी हो जाए तो। और जहाँ तक उसकी नौकरी का मसला है, मेरा दोस्त गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है, वहाँ आसामियाँ निकलती रहती हैं। मैं इसको कहकर इस बच्चे को टेक्निकल इदारे में टीचर लगवा दूंगा। जब तक नौकरी नहीं लगती, मेरे दोस्त के पास काम सीखने को आता रहेगा तो तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। सईद बोले, मास्टर साहब ये नेकी का काम है, मैं खुद इस बारे में फ़िक्रमंद था। इमरान को बुलाता हूँ, आप उससे खुद बात कर लें, वो राज़ी हो जाएगा क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा है। इमरान को मेरे शौहर ने बुलवाया और मास्टर साहब ने उससे बात करके कायल कर लिया कि वो उनके साथ जाकर प्रिंसिपल साहब के पास इंस्टीट्यूट में अपने काम से मुताल्लिक कुछ तजर्बा हासिल कर ले तो वो उसे 2 साला तजर्बे का सर्टिफिकेट बनवा देंगे। इस तरह उसे बतौर जूनियर टेक्निकल टीचर मुलाजमत मिल सकेगी। इमरान को भी मुलाजमत की आरजू थी। वो मास्टर साहब के साथ चला गया और उसने एक अच्छे प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाकर थोड़े मुआवजे पर इस तजर्बाती मुलाजमत को कबूल कर लिया। 2 साल वहाँ काम करने के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जूनियर टीचर की आसामियाँ निकल आईं और मास्टर साहब की कोशिशों से बिलाखिर उसको मुलाजमत मिल गई। मास्टर साहब ने अपनी बेटी की शादी इमरान से कर दी। सईद को भी खुशी हुई कि जिस लावारिस बच्चे को सहारा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके रास्ते खोल दिए थे। रोजगार के साथ साथ उसका घर बस गया
और वो एक खानदान का फर्द भी बन गया। इमरान को मुलाजमत तो हासिल हो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। ताहम घर मास्टर साहब का था, लिहाजा उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। वो कभी कभी हमसे मिलने आता, अपनी बीवी को भी ले आता जो सलीका शुआर, साबिर और शाकिर थी और अपने शौहर का हर तरह से ख्याल रखती थी। अल्लाह ताला ने इमरान को 3 लड़कियों से नवाज दिया। अब कलील आमदनी में गुजारा मुश्किल था, लेकिन सुसर साहब उसकी मदद करते और वो उनकी खिदमत करता रहा। जूं तूं वक्त गुजरता गया, यहां तक कि उसकी बच्चियां बड़ी हो गईं। उन दिनों बड़े शहरों की तरह गांव में भी बेटियों को जहेज देने का रिवाज चल निकला। वो जो पहले अपनी बच्चियों को चांदी के 1 आध जेवर और 2 जोड़े कपड़ों में रुखसत करते थे, अब उनको जहेज की लानत से पाला पड़ गया, क्योंकि तवील अरसे की बेरोजगारी के बायस यहाँ के अक्सर मर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए दीगर ममालिक का रुख कर लिया था। रियाल, दिरहम, यहाँ तक कि डॉलरों की सूरत में आमदनी को वो जब पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करते तो उनके घरों में इतनी रकम पहुंच जाती थी जिससे वो इशियाई ज़रूरत भी घरों में आने लगी, जिनका पहले ये गरीब तबका सिर्फ ख्वाब देख सकता था। उनके घरों में अब टीवी, रेफ्रिजरेटर और वीसीआर पहुंच गए थे। अक्सर जब 2-3 साल बाद ये गांव आते तो सूटकेस कीमती मलबूसात से भरे होते, साथ ही मखमली कंबल, इस्त्रियां, प्लास्टिक के डिनर सेट और इसी तरह के दीगर असबाब भी लाते जो उनकी बच्चियों के जहेज में देने के लिए होते थे। दौलत जहां इंसान के लिए आराम लाती है, वहां कुछ बेसुकूनी भी लाती है, और गरीब आदमी को बड़ी सुकूनी उस वक्त होती है जब वो नमूदो नुमाइश के चक्कर में फंसकर लालच की दलदल में गिर जाता है। दौलत अगर ज़रूरत के मुताबिक आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये बिदअतों का बायस बन जाती है। यही हाल इमरान के पुरसुकून गांव का भी हुआ, जहां बेटियों को जहेज देना रिवाज बन गया। एक की देखा देखी औरों ने भी बढ़ चढ़कर जहेज बना दिया। फिर तो लोगों के दिली सुकून और बेफिक्री को नमूदो नुमाइश के इस अफरियत ने निगलना शुरू कर दिया और मुकाबले की भाग दौड़ ने वबा की सूरत इख्तियार कर ली। जिस गांव के मास्टर साहब थे, इमरान का ताल्लुक उसी जगह से था। यहाँ मास्टर साहब के रिश्तेदारों के घर आबाद थे, जिनसे उनकी नवासियों के रिश्ते हो सकते थे। मास्टर साहब के साथ साथ इमरान की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घराने का बोझ उठाने के साथ बेटियों के लिए जहेज भी बना सकता। मास्टर साहब का इंतकाल हो गया तो उनकी पेंशन भी बंद हो गई। ऐसे में इमरान की बच्चियों के रिश्ते क्यों कर अच्छे घरानों में हो सकते थे कि जिन लड़कियों के लिबास में पेबंद लगे थे। उस घराने की खस्ता हाली देखकर किसी खाते पीते घर से बच्चियों का रिश्ता ना आया तो इमरान को अपनी कम मायगी का बेहद एहसास रहने लगा। तभी एक दिन वो शहर आकर सईद से मिला और अपनी मुश्किलात का तज़किरा किया। उन्होंने इमरान को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें अगर तवील छुट्टी मिल सकती है तो ले लो, मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा देता हूँ। मैं खुद सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, तुम्हें साथ ले जाऊँगा। वहाँ तुम्हारे जैसे काम करने वालों की मांग आई हुई है। अगर तुमको सहूलत महसूस हो तो नौकरी से इस्तीफ़ा दे देना, मगर ना वापस आ जाना। इमरान ने उनकी बात मान ली और 3 माह की छुट्टी ले ली। वो मेरे शौहर के हमरा सऊदी अरेबिया चला गया। वो कंपनी के मुआहदे पर आया था। काम तो मेहनत का था, मगर तनख्वाह अच्छी थी। 1-2 साल में ही उसके दिन फिर सकते थे। उसने भी लगन से काम किया और 3 साल तक वापस वतन ना गया। इस दौरान वो अपनी कमाई जोड़ता रहा ताकि बच्चियों के लिए अच्छा जहेज बना सके। वो कुछ रकम खर्चे के लिए अपनी बीवी को भेज देता और बाकी रकम से बच्चियों के लिए जहेज का सामान खरीद लेता। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने काफ़ी जहेज इकट्ठा कर लिया और नकद रकम भी इतनी जमा कर ली कि वापस गांव जाकर तीनों लड़कियों को इज्जत से उनके घरों का कर सके। मास्टर साहब के अजीज़ो अकारब को पता चला कि उनका दामाद अच्छा कमा रहा है और उनके घर के माली हालात भी सुधर गए हैं, तो कुछ बाइज्जत खाते पीते घरानों से रिश्ते आने लगे। बीवी से खतूतो कताबत जारी थी, लिहाजा बीवी ने उसी तरह शौहर से मशवरे करके बच्चियों के रिश्ते तय कर दिए। अब वो बहुत खुश था। सईद से फुर्सत में अपने मसले मसाइल बताकर कहता कि उसकी लड़कियों के रिश्ते बीवी ने अच्छे घरानों में तय कर दिए हैं। वो अब जाते ही उनके फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाएगा। एक रात वो काम से थका हारा आया
और अपने किराए की क़यामगाह में सो गया। उसके दूसरे दो साथी उसी क़यामगाह के दूसरे हिस्से में फिल्म देख रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जिस कमरे में इमरान सो रहा है उस तरफ आग लगी हुई है। वो जल्दी से दौड़ कर गए और बड़ी दिक्कत से जान पर खेलकर इमरान को वहां से निकालने में कामयाब हुए। खुदा जाने कि आग कैसे लगी थी, शॉर्ट सर्किट से या किसी ने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा लापरवाही से फेंक दिया था। बहरहाल खुशी की बात यह थी कि इमरान बच गया था, गरचे वो काफ़ी झुलस गया था और हालत खतरे से बाहर थी। अलबत्ता उसका सामान जलने से बच न पाया क्योंकि उसके साथियों के पास इतना वक्त न था कि वो उसका सामान निकाल सकते। वो अपना सामान भी कम ही बचा पाए क्योंकि आग लकड़ी के केबिन नुमा घर में लगी थी। आग तो फिर आग है, जब फैले तो कब सांस लेने की मोहलत देती है। लोगों ने अपने ज़रूरी बैग बचाए कि जिनमें उनके अकामे और पासपोर्ट वगैरह थे। उन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए इमरान का सफरी बैग भी आग से निकाल लिया था, जिसमें अहम दस्तावेज थीं। ताहम उसके बाकी सामान मसलन सूटकेसों और दीगर डब्बों को शोलों के दरमियान से खींच लाना उनके बस की बात न थी। फ़ोन पर उसी वक्त सईद को इत्तला दी गई। वो कंपनी की गाड़ी पर वहां पहुंच गए और इमरान को अस्पताल पहुंचाया, जो धुएं की वजह से बेहोश था। उसको ऑक्सीजन लगाई गई और मुनासिब इलाज मुआलजे की सहूलत भी मुहैया कर दी गई। जब उसे होश आया, उसने पहला सवाल जो किया वो ये था कि क्या मेरा सामान बच गया है। चूंकि दोस्त और खैरखा उसे इस हालत में सदमे से बचाना चाह रहे थे, उन्होंने यही कहा कि फिक्र मत करो इमरान, तुम्हारे सामान को भी बचा लिया गया है। तुम ठीक हो जाओगे तो सामान भी तुमको मिल जाएगा। 3 दिन बाद जब झुलसने की तकलीफ कम हो गई और वो हवास में आ गया, तब उसने फिर वही सवाल किया, क्या मेरा सामान बच गया है। शायद उसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मेहनत से कमाए उस सामान और नकदी की फिक्र थी जो उसकी बेटियों की शादियों के लिए उसके नजदीक एक मताए अजीज थी। जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हुआ, दोस्त अहबाब उसको तसल्लियां देते रहे कि फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई माली नुकसान नहीं हुआ है और सामान भी बाहिफाजत है। 1 माह बाद जब वो सेहतयाब हो गया तो दोस्त उसको अस्पताल से घर लाए। उस वक्त भी उसकी जुबान पर यही फिक्रा था कि मेरा सामान बच गया है ना। अब हकीकत नहीं छुपाई जा सकी थी, लिहाजा सईद ने सच बताना ही मुनासिब समझा। कहा कि इमरान बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान जल गया है, लेकिन हमने ये तय किया है कि सब मिलकर तुम्हारा नुकसान पूरा कर देंगे। तुम फिर वो सारा सामान खरीद लेना, कंपनी से भी तुमको इमदाद मिलने की कवी उम्मीद है। ये सुनते ही उसने हैरान नजरों से सईद और अपने साथियों को देखा और कहा, अच्छा तो अब तक आप लोग मुझे झूठी तसल्लियां देते रहे। वो मेरा सामान नहीं था बल्कि मेरी बेटियों के जहेज का सामान था। ठीक है, ये सामान फिर लिया जा सकता है, लेकिन पहले इंसान की जिंदगी कीमती होती है। शुक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी बच गई है। वो ये सुनकर दोबारा बेड पर लेट गया और बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसको अपने नुकसान का सुनकर सकता हो गया हो। दोस्तों ने हिलाया जुलाया, सईद ने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि इनको अपने सामान के जलने का भी पता चला है, शायद सदमे से बेहोश हो गए हैं, आप जरा देखिए इनको। डॉक्टर ने देखा और मायूसी से बोला, इनको सकता नहीं हुआ, बल्कि इनकी रूह परवाज कर गई है। जिस्म के जख्म तो सही हो गए थे, लेकिन रूह का जख्म गहरा होता है साहब। ये जिस्म के जख्मों से नहीं मरे, बल्कि रूह की तकलीफ सह नहीं सके। इमरान के दोस्त ने आंसू पूंछते हुए कहा, सामान के जलने का सुनकर सदमा नहीं सह सका मेरा यार। मजदूर दोस्त की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसका तमाम वजूद आंसू बन गया था। इमरान का हार्ट फेल हो गया था। भला एक गरीब आदमी जो पाई पाई जोड़कर अपनी इज्जत बनाना चाहे, वो इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इमरान की खुददारी ने किसी दोस्त का एहसान भी लेना गवारा ना किया। अब सब हाथ मलने लगे, ऐ काश हम ये बात अभी ना बताते, पहले सामान खरीद कर रख लेते, कुछ और इंतजाम कर लेते। जिस शख्स को आग हलाक न कर सकी, उसे बेटियों के जहेज के गम ने मार डाला। कंपनी के मालिक को सईद ने इमरान के अहवाल से आगाह किया। उसने इमरान की मैयत को वतन भिजवाने का इंतजाम कर दिया और साथ ही इतनी रकम का चेक भी उसकी बीवी के नाम दे दिया, जिससे वो बेवा अपनी तीनों बच्चियों की शादियां इज्जत के साथ कर सकती थी। उसकी बेवा और बच्चियों पर जो गुजरी सो गुजर गई, मगर उसकी बेटियों की शादियां इज्जत से हो गईं
और उनको रिवाज के मुताबिक इतना जहेज देकर माँ ने रुखसत किया कि वो अपने ससुराल में शान से सर ऊंचा करके जिंदगी बसर कर सके। वो खुद बच्चियों की शादी में शामिल ना था, मगर उसकी मैयत के साथ इतनी रकम उसकी बेवा को मौसूल हो गई थी कि बेटियों के रिश्ते टूटने से बच गए और बाप के लहू से बच्चियों के सुर्ख सुहाग रंग जोड़े संवर गए। दोस्तों, अल्फाज नहीं मेरे पास, बस दुआ है अल्लाह हिदायत दे लोगों को जो जहेज मांगते हैं। अल्लाह सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।